चलिए आइए मेरे प्यार प्यारे छात्र, आज का वीडियो खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल सेट 8 का हिंदी का प्रश्न। मॉडल सेट 8 का हिंदी का प्रश्न पूछने वाले हैं, जो आप सभी छात्र को परीक्षा यानी कि फरवरी में 14 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछेंगे। तो हमें पता है मेरे प्यार छात्र कि कल का वीडियो आप सभी छात्र एवं छात्राएं के बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि कल का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा हैवी था। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को वो तमाम सारे प्रश्न बताने वाले हैं जो आप लोग को ऐसा प्रश्न परीक्षा में 100% पूछा जाता है। तो सभी छात्र एक बार अपने इस चैनल का जो है ना, सबसे पहले क्या करना है कि अपने इस चैनल को, अगर पहली बार आते हैं अपने इस चैनल पर, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगर नए नोटिफिकेशन पहुँचे तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँच जाए। और इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर जरूर करिए, ताकि इसका वॉच टाइम जो है ना वो 100 पार पर डे हो मेरे प्यार छात्र। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का स्टार्ट का मतलब हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 1 में कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। चलिए हम जानते हैं कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली सभी छात्र को पता होना चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, बातचीत की शैली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आपका आता है दूसरा में आपका छात्र प्रश्न कर रहा है कि गद्य का विकास किस काल में हुआ था। याद रखना है कि गद्य का विकास किस काल में हुआ था। तो सभी छात्र को पता होना चाहिए गद्य का विकास जो है ना आधुनिक काल में हुआ था। कब हुआ था गद्य का विकास? तो आधुनिक काल में। याद रखना है आधुनिक काल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है तीसरा में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखेंगे कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। सभी छात्र को देखना है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिताब दियारा में। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में। ये प्रश्न पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिताब दियारा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिताब दियारा। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है चार में प्रश्न कर रहा है कि दिनकर किस युग के कवि हैं। याद रखना कि दिनकर किस युग के कवि हैं। 4 का देखेंगे और 4 का आपका आंसर हो जाएगा छायावाद्योत्तर युग के। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। प्रश्न कर रहा है कि दिनकर किस युग के कवि हैं, तो छायावाद्योत्तर युग के। याद रखना है। और 4 का आपका आंसर जो है ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5 का देखेंगे। तो 5 का आपका कह रहा है प्रश्न 5 का कि मालती का पति किस व्यवसाय के जुड़े हैं। मालती के जो पति हैं वो किस व्यवसाय से जुड़े, यानी कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और क्लर्क। तो चलिए हम जानते हैं कि मालती का जो पति है वो कौन से काम से जुड़े हुए हैं। तो वो डॉक्टर थे। मालती के पति क्या थे? डॉक्टर थे। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मालती के पति क्या थे, तो साफ जो है ना करना क्या है, तो उनका आंसर हो जाएगा डॉक्टर थे। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर थे। चलिए अगला देखना है। तो अगला आपका आता है 6 में कह रहा है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। याद रखें कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। 6 का देखिएगा मेरे प्यार छात्र। और 6 में प्रश्न कर रहा है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। तो ये आपको जगह नौजवान भारत सभा, मतलब 1926 में जो है ना वो नौजवान भारत सभा का गठन किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 7 में प्रश्न कर रहा है कि ओ सादा नीरा के लेखक कौन है। याद रखेंगे कि ओ सादा नीरा के लेखक कौन है। तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। क्या होगा? जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न कर रहा है कि ओ सादा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं। तो अगला आपका आ जाता है 8 नंबर में। 8 में कह रहा है प्रश्न कि नामवर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं। कि नामवर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं। 8 का देखिएगा। और 8 का आपका आंसर हो जाएगा आलोचना। प्रश्न कर रहा है कि नामवर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो आलोचना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आलोचना। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 9 में क्या कर रहा है कि तिरिच किसका पर्याय बनकर उभरा है। तिरिच किसका पर्याय बनकर उभरा है। सभी छात्र देखिएगा कि तिरिच किसका पर्याय बनकर उभरा है। मेरे प्यारे छात्र प्रश्न हमेशा याद रखना है, ताकि आंसर में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो 9 का आपका हो जाएगा आतंक का। क्या होगा? आतंक का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आतंक का।
चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका आता है 10 में। 10 में कह रहा है कि शिक्षा, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? 10 का हो जाएगा शिक्षा पाठ के रचयिता ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति। ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति शिक्षा पाठ के रचयिता कौन हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र? तो ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति, याद रखेंगे ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति। इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका आता है 11 में। 11 में कह रहा है कि जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? याद रखेंगे 11 का। 11 में कह रहा प्रश्न कि जैसी के काव्य की भाषा कौन सी थी? तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा अवधि। क्या होगा? अवधि। प्रश्न कह रहा है कि जैसी का जो काव्य है वो कौन सी भाषा में है? तो वो अवधि भाषा में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 12 में। 12 में कह रहा है कि सूरदास के दीघा गुरु कौन थे? सूरदास के दीघा गुरु कौन थे? 12 का देखना है। तो सूरदास को जो है ना वल्लभ भाई चार्य, सूरदास के दीघा गुरु कौन थे? तो वल्लभ भाई चार्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई चार्य। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्या कर रहा है? चलिए अगला देख लेते हैं 13 नंबर में। 13 में कह रहा है कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई? तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई? सभी छात्र देखना है कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई। तो 13 का देखना है और 13 का आपका जो आंसर वो हो जाएगा भक्ति रस। क्या हो जाएगा? भक्ति रस। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, भक्ति रस। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है 14 में कि छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? छप्पय कितनी पंक्तियों का छह होता है? याद रखेंगे कि छप्पय कितनी पंक्तियों का छह होता है? तो वो होता है छः। छः माने छप्पय, तो छः से याद रखेंगे छप्पय। इसका आंसर होगा सी। चलिए 15 का देख लेते हैं। 15 में कह रहा है कि तुमुन को लाल कला में किसकी रचना है? याद रखेंगे कि तुमुन को लाल कला में किसकी रचना है? 15 का हो जाएगा आपका अज्ञे। क्या होगा? अज्ञे का कहना है कि तुमुन को लाल कला की रचना हो जाएगा अज्ञे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 में देखते हैं। 16 में कह रहा है कि कवित्री स्वयं को सहायक क्यों कहती है? कवित्री स्वयं को सहायक क्यों कहती है? याद रखेंगे कि कवित्री स्वयं को सहायक क्यों कहती है? तो वह पुत्र वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण जो है कवित्री स्वयं को सहायक कहती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 17 में कि उषा का जादू निम्नलिखित में से कब टूटने लगता है? उषा का जादू निम्नलिखित में से कब टूटने लगता है? याद रखेंगे कि उषा का जादू निम्नलिखित में से कब टूटने लगता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सूर्यास्त होने पर, मतलब सूर्यास्त होने पर जो है ना उषा का जादू टूटने लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 18 में। 18 में क्या कर रहा है प्रश्न कि अधिनायक कौन है? याद रखेंगे अधिनायक कौन है। 18 का देखिएगा अधिनायक कौन है? तो सत्ताधारी वर्ग। क्या होगा? सत्ताधारी वर्ग। प्रश्न कर रहा है कि अधिनायक कौन है? तो सत्ताधारी वर्ग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्ताधारी वर्ग। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका आता है 9 में। 9 में कह रहा है 19 में कि नन्हे प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई? चलिए हम देख लेते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता की किस शैली में लिखी हुई है? तो वार्तालाप शैली में। याद रखेंगे प्यारे नन्हे बेटे का जो कविता है वो किस शैली में है? तो वार्तालाप शैली में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 का देख लेते हैं। 20 में कह रहा है कि गांव में अब किसकी गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? मतलब गांव में किसका धुन अब सुनाई नहीं देता है? तो चलिए हम देखते हैं। तो लोकगीत का जो है ना गांव अब सुनाई नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला आपका आता है 21 में। धर्मात्मा का संधि विच्छेद। सभी छात्र लगाएंगे फटाफट से। धर्मात्मा का संधि विच्छेद, धर्म प्लस आत्मा। याद रखेंगे धर्मात्मा का संधि विच्छेद। तहलका मचाने के लिए तैयार हो जाइए ताकि आप लोग को एग्जाम में तहलका मचे मेरे प्यार प्यारे छात्र। और इस वीडियो को जितना आ सके उतना शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि ये प्रश्न आप सभी छात्र को एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है। तो प्रश्न कर रहा है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा। तो धर्मात्मा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात करते हैं। अगला आपका आता है न्यायधीरा का संधि विच्छेद। याद रखेंगे कि न्यायधीरा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो न्यायधीरा का संधि विच्छेद हो जाता है न्याय प्लस धीरा। क्या होगा? न्याय प्लस धीरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यायधीरा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है 23 में कि पंचानन का संधि विच्छेद क्या है? याद रखेंगे पंचानन का संधि विच्छेद। तो पंचानन का संधि विच्छेद हो जाएगा पंच प्लस आनन। क्या होगा? पंच प्लस आनन। प्रश्न कर रहा है कि पंचानन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पंच प्लस आनन। इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी, पंच प्लस आनन पंचानन। चलिए अगला का बात करते हैं 24 में। शुभारंभ का संधि विच्छेद क्या हुआ? शुभ आरंभ का संधि विच्छेद क्या हुआ? तो शुभ आरंभ का संधि विच्छेद जो है ना, शुभ प्लस आरंभ क्या होगा? शुभ प्लस आरंभ। प्रश्न का आता है कि शुभ आरंभ का संधि विच्छेद शुभ प्लस आरंभ। शुभ से याद रखेंगे आरंभ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 का कि नमस्कार का संधि विच्छेद करें, नमः प्लस कस्कार। नमस्कार का क्या हो जाएगा? नमः प्लस कार, नमस्कार। याद रखेंगे नमस्कार का संधि विच्छेद नमः प्लस कार, नमस्कार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 26 का कि बेइज्जत में कौन सा उपसर्ग है? चलिए हम देख लेते हैं बे। हमें तो ज्ञात है कि बेइज्जत में जो है ना बे उपसर्ग है, क्या होगा? बे। याद रखेंगे कि हमें बेइज्जत में कौन सा उपसर्ग लेना है? बे। मतलब पहला जो अंक होता है ना, पहला शब्द, वही होता है उपसर्ग का मतलब। तो बेइज्जत में हो जाएगा आपका बे शब्द, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम गैर हाजिरी में कौन सा उपसर्ग है? तो गैर। सीधी सी बात है मेरे प्यार छात्र की गैर हाजिरी में कौन सा उपसर्ग है? तो गैर। याद रखेंगे गैर हाजिरी में कौन सा उपसर्ग है? गैर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 28 का देखेंगे कि उठुल्लू में कौन सा प्रत्यय है? याद रखेंगे उठुल्लू में कौन सा प्रत्यय है? उठुल्लू में है लू प्रत्यय। लास्ट वाला देखेंगे उठुल्लू में कौन सा प्रत्यय है? लू प्रत्यय। याद रखेंगे लू प्रत्यय है उठुल्लू में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आखिरी प्रश्न से थोड़ा आगे पीछे हैं कि हंसोड़ में कौन सा प्रत्यय? हंसोड़ में ओड़ प्रत्यय होगा क्या मेरे प्यारे छात्र? कमेंट में लगाएंगे कि हंसोड़ में होगा ओड़ प्रत्यय। क्या होगा? ओड़ प्रत्यय सत। तो चलिए हंसोड़ में क्या होगा? ओड़ प्रत्यय सत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट और आखिरी प्रश्न देखेंगे हम 30 का कि गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी। याद रखेंगे गगनचुंबी में तत्पुरुष समास। कह रहा है प्रश्न कि गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। सभी छात्र याद रखेंगे कि गगन चुंबी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली मेरे प्यार छात्र ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं मेरे प्यार छात्र, ताकि ये वीडियो आप सभी छात्र के लिए नए नए वीडियो लेके आए। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।